नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। अलार्म बजने लगा। अरे यार, आज मैं फिर से लेट हो जाऊंगी, श्रुति ने जल्दी जल्दी उठते हुए कहा। मम्मी, मैं जा रही हूं। अरे नाश्ता तो करती जा, उसकी मम्मी ने कहा। टाइम नहीं है मम्मी, मैं लेट हो जाऊंगी, श्रुति ने जल्दी जल्दी निकलते हुए कहा। श्रुति की अभी कुछ समय पहले ही एक न्यूज चैनल में नौकरी लगी थी। वह मेहनती थी, लेकिन उसकी एक ही कमी थी कि वह कभी भी ऑफिस समय से नहीं पहुंच पाती थी। श्रुति ऑफिस पहुंची। तुम आ गई, जल्दी जाओ, टीम हेड बहुत नाराज हो रहे हैं, उसके साथी ने कहा। आ गई आप, टीम हेड ने देखते ही कहा। तो आज क्या बहाना है लेट आने का? श्रुति के पास कोई जवाब नहीं था। वह नीचे देखने लगी। तुम्हारी यही लापरवाही रही तो ये जॉब भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अब तुम खुद देख लो कि तुम्हें क्या करना है, टीम हेड ने डांटते हुए कहा। एक तुम्हें छोड़कर सभी लोग किसी न किसी स्टोरी पर काम कर रहे हैं, टीम हेड ने लगातार उसे फटकारते हुए कहा। सर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूं स्टोरी के लिए, श्रुति ने कहा। मुझे कोशिश से कोई मतलब नहीं है, मुझे स्टोरी चाहिए। अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो इस महीने के बाद खुद मुझे अपना इस्तीफा दे देना, टीम हेड ने कहा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा मौका ना आए, श्रुति ने कहा और बुझे हुए कदमों से वहां से निकल गई। सभी के पास कोई ना कोई स्टोरी है, लेकिन मुझे ही कुछ नहीं मिलता। श्रुति को खुद पर बहुत झुंझलाहट हो रही थी। इधर टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी। 10 लाख का इनामी अपराधी आखिरकार खुद ही सरेंडर कर चुका है। कोई नहीं जानता कि इसका असली नाम क्या है। कुछ लोग इसे शैतान कहते हैं, कुछ राक्षस, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह अपराधी उनके लिए भगवान से कम नहीं। जो भी हो, इसके सरेंडर करने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। श्रुति ने वह न्यूज देखी। यही है वो स्टोरी जिसकी मुझे तलाश थी। शीर्षक भी कितना अच्छा बनेगा, शैतान या इंसान, श्रुति ने सोचा और अपने टीम हेड के पास पहुंची। सर, आपने वो ब्रेकिंग न्यूज देखी? श्रुति ने पूछा। हाँ, देखी थी, टीम हेड ने कहा। सर, यह स्टोरी मैं कवर करना चाहती हूं, श्रुति ने कहा। तुम ये स्टोरी कवर करोगी? टीम हेड ने आश्चर्य से पूछा। जी सर, यह स्टोरी मैं ही कवर करना चाहती हूं, श्रुति ने दृढ़ता से कहा। यह बहुत चैलेंजिंग है, तुमसे नहीं हो पाएगा, टीम हेड ने उसे टालते हुए कहा। सर, मुझे ये स्टोरी कवर करने की इजाजत दीजिए, मैं वादा करती हूं कि आपको निराश नहीं करूंगी, श्रुति ने कहा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगी तो मैं इजाजत देता हूं, लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा, टीम हेड ने कहा। जी सर, मुझे पता है, श्रुति ने कहा और अपना सामान उठाकर सीधा जेल के लिए निकल गई। श्रुति जेल पहुंची तो वहां भीड़ का हुजूम लगा हुआ था। कुछ लोग उसकी फांसी की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे छोड़ने की। भीड़ में से निकलकर वह जैसे तैसे जेल के दरवाजे तक पहुंची। हट जाइए, मैं एक रिपोर्टर हूं, श्रुति ने कहा। मैं एक रिपोर्टर हूं, मुझे उस अपराधी का इंटरव्यू लेना है जिसे अभी जेल में शिफ्ट किया गया है, उसने वहां खड़े सिपाही से कहा। सिपाही ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम पागल हो गई हो? इस समय किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। भीड़ देख रही हो ना, बस 5 मिनट के लिए मिलवा दो, श्रुति ने फिर कोशिश की। मैंने जब मना किया है तो तुम समझती क्यों नहीं हो? सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा। आवाज सुनकर एक अधिकारी वहां आ गया। क्या हुआ? उसने सिपाही से पूछा। सर, ये लड़की खुद को रिपोर्टर बता रही है और उस अपराधी से मिलने की जिद कर रही है। अधिकारी ने जैसे ही श्रुति की ओर देखा तो चौंक गया। अरे श्रुति, तुम यहां क्या कर रही हो? विवेक, तुम कॉलेज के बाद आज दिख रहे हो? श्रुति ने भी उसे पहचान लिया। यहां भीड़ बहुत है, ऐसा करते हैं थोड़ा साइड में बात करते हैं, विवेक ने कहा। फिर उसने पूछा, क्या मामला है? श्रुति ने सब कुछ बता दिया। ओह, लेकिन माफ करना श्रुति, इस समय मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, ऊपर से बहुत सख्त आदेश हैं, विवेक ने कहा। यह स्टोरी कवर करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, श्रुति ने निराश स्वर में कहा। उसे मायूस देख विवेक बोला, एक काम हो सकता है। क्या? श्रुति ने उत्साह से पूछा। तुम सुबह 7 बजे यहां पहुंचना, रिपोर्टर का टैग मत लगाना, मैं कुछ करता हूं, विवेक ने कहा। थैंक यू सो मच, श्रुति ने कहा। ठीक है, अब जाओ, विवेक ने कहा। एक काम तो हुआ,
श्रुति ने सोचा। लेकिन 7 बजे उठना मेरे लिए मुश्किल होगा। फिर उसने तय किया, आज रात जागरण ही करती हूं, वरना सो गई तो सुबह उठ नहीं पाऊंगी। रात को बैठकर श्रुति ने सारे सवाल नोट कर लिए। अगर उसने सही जवाब दिए तो मुझे बढ़िया स्टोरी मिल जाएगी, उसने सोचा। सुबह होते ही श्रुति जेल पहुंच गई। विवेक उसका इंतजार कर रहा था। आ गई तुम, चलो अब जल्दी करो, ये मास्क पहनो और ये लो झाड़ू, विवेक ने कहा। ये सब क्या है? श्रुति ने पूछा। देखो, वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है। तुम सफाई कर्मी बनकर जाओगी, जल्दी करो, विवेक ने समझाया। सीधे जाना और फिर दाईं ओर मोड़ना, सबसे आखिरी बैरक उसी की है। तुम्हारे पास बस 10 मिनट हैं, विवेक ने कहा। श्रुति तेजी से उस बैरक तक पहुंची। वहां अपराधी जंजीरों से बंधा बैठा था। हेलो, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है, श्रुति ने सलाखों पर हाथ मारा, लेकिन वह चुपचाप गर्दन झुकाकर बैठा रहा। मैं तुमसे बात कर रही हूं, मेरी ओर देखो, श्रुति ने कहा। आखिर उसने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखें देखकर श्रुति के भीतर सर्द लहर दौड़ गई। कुछ सवाल जवाब के बाद वह बोला, तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो अपना पेन और डायरी दो। श्रुति ने चुपचाप दे दिया। उसने डायरी में एक पता लिखा और लौटा दी। वहां जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। श्रुति वापस विवेक के पास लौटी। क्या हुआ, उसने कुछ कहा? विवेक ने पूछा। हाँ, उसने मुझे यह पता दिया है, वहीं से सब पता चलेगा, श्रुति ने कहा। तो अब प्लान क्या है, वहां जाओगी? विवेक ने पूछा। हाँ, मेरा इरादा तो यही है, श्रुति ने कहा। अकेले खतरा हो सकता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, विवेक ने कहा। ठीक है, तो मुझे कल सुबह 8 बजे मिलना। ये जगह यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अगर हम सुबह ही निकलेंगे तभी शाम तक वापस आ पाएंगे, तो मेरी बात ध्यान रखना, विवेक ने कहा। मैं सुबह ठीक समय पर तुम्हें मिल जाऊंगी, श्रुति ने कहा। विवेक सुबह ही श्रुति के पास गाड़ी लेकर आ गया। आओ बैठो, विवेक ने कहा, और दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। तुम्हें क्या लगता है, उसने सच बोला होगा? विवेक ने पूछा। पता नहीं, लेकिन मुझे उसकी बातों में सच्चाई लगती है, श्रुति ने जवाब दिया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अरे, ये तो बारिश होने लगी है, श्रुति ने देखा। जब हम चले थे तो मौसम बिल्कुल साफ था, विवेक ने कहा। आगे बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई। बारिश बहुत ज्यादा तेज है, हमें कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। नहीं, अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, अपनी मंजिल से हम ज्यादा दूर नहीं हैं, श्रुति ने कहा। तो विवेक गाड़ी धीरे धीरे चलाकर ले जाने लगा। दोनों उस पते पर पहुंचे। यहां तो सिर्फ जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखता, विवेक ने कहा। हाँ, बारिश भी बहुत ज्यादा है, श्रुति ने कहा। मुझे पहले ही लग रहा था कि वो हमारा बेवकूफ बना रहा है, विवेक ने कहा। मुझे अभी भी उसकी बातों में विश्वास है, श्रुति ने कहा। बारिश बहुत ज्यादा है, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, विवेक ने कहा। देखो, वहां कुछ है, श्रुति ने इशारा किया। विवेक ने गाड़ी उधर ही ले ली। ये तो बहुत बड़ी हवेली सी लगती है, विवेक ने कहा। हमें उतरकर देखना चाहिए, श्रुति ने कहा। दोनों गाड़ी से उतरकर उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। अरे कमाल है, अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी और अब देखो, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही, विवेक ने कहा। हाँ, बहुत अजीब बात है, श्रुति ने कहा। यहां तो कोई घंटी भी नहीं है, श्रुति बोली। रुको, मैं कुंडी खटकाकर देखता हूं, विवेक ने कहा। कोई है, विवेक ने दरवाजे की कुंडी बजाते हुए कहा। यहां तो शायद कोई भी नहीं रहता, विवेक ने कहा। कोई तो रास्ता होगा, क्यों ना हम दरवाजा खोलने की कोशिश करें, श्रुति ने सुझाव दिया। हवेली को देखकर तो लगता है कि सालों पहले ये छोड़ दी गई होगी, विवेक ने कहा। काश किसी तरह यह दरवाजा खुल जाए, श्रुति ने कहा। नेहा ने इतना ही कहा था कि दरवाजा अपने आप ही खुल गया। आइडिया अच्छा था, अगर तुम ये बात पहले ही कह देती तो दरवाजा पहले ही खुल जाता, विवेक ने श्रुति की तरफ देखते हुए कहा। सब कुछ बहुत अजीब सा है, श्रुति ने हवेली में दाखिल होते कहा। रुक जाओ, यहां खतरा हो सकता है, विवेक ने कहा। पहले मैं अंदर जाता हूं, विवेक ने अपनी गन निकालकर बोला। दोनों अंदर दाखिल हुए। उनके अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुल नहीं पाया। हम शायद फंस चुके हैं, श्रुति ने घबराते हुए कहा। घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गन है, पहले थोड़ी छानबीन कर लेते हैं, विवेक ने कहा। हवेली में बहुत अंधेरा था। विवेक ने मोबाइल की लाइट जला ली। लगता है बहुत पुरानी हवेली है, विवेक ने चारों तरफ देखते हुए कहा। लेकिन सब चीजें आज भी नई सी लगती हैं, श्रुति ने कहा। अचानक हवेली में लगी सारी मशालें एक साथ जलने लगीं। कौन हो तुम लोग?
अचानक पीछे से आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा तो एक दानव जैसा दिखने वाला इंसान उनकी तरफ देख रहा था। उसे देखकर दोनों के कंठ सूख गए। विवेक ने उस पर गण तान दी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस भीम का इंसान ने कहा। तुम दोनों को राक्षस ने भेजा है ना? उस भीम का इंसान ने पूछा। हाँ, हमें उसने ही भेजा है, श्रुति ने हिम्मत करके कहा। तुम लोग यहां हो तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी सच्चाई बताना चाहता होगा। दोनों ने एक साथ हाँ बोला। तुम दोनों यहीं रुको, उस भीम का इंसान ने कहा। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह सपना है? श्रुति ने कहा। यह सपना नहीं, हकीकत है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। मोबाइल नेटवर्क भी जा चुके हैं, विवेक ने कहा। थोड़ी ही देर में वह भीम का इंसान वापस आया। ये लो, इसे रखो। उसने एक डायरी श्रुति को थमा दी। इस डायरी को बहुत ध्यान से रखना। तुम एक ऐसी सच्चाई जानने के पीछे पड़ी हो जो तुम्हारी जान भी ले सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखना, उस भीम का इंसान ने श्रुति से कहा। तुम लोगों को अब जाना चाहिए, उसने कहा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा खुल चुका था। दोनों ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और दरवाजे की तरफ चल पड़े। बाहर आकर दोनों ने सुकून की सांस ली। यह बहुत डरावना था। मुझे तो अब भी लगता है कि यह सब बस एक सपना ही था, श्रुति ने कहा। मैं अब भी यही कहूंगा कि यह सब हकीकत है, विवेक ने श्रुति के हाथ में पकड़ी डायरी की तरफ इशारा किया। लेकिन उसे हमारे बारे में यह सब कैसे पता है? हमें एक बार पूछना चाहिए, श्रुति ने कहा। दोनों जब हवेली की ओर लौटे तो वहां सिवाय जंगल के कुछ नहीं था। वो हवेली तो अभी यहीं है, श्रुति ने चौंक कर कहा। यहां सच में कुछ तो अजीब है। अब यहां से चलना चाहिए। देखो, बारिश फिर से शुरू हो चुकी है, विवेक ने कहा। दोनों गाड़ी में बैठे और विवेक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शहर पहुंचकर विवेक ने गाड़ी साइड से लगाई। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूं, विवेक ने कहा। नहीं, बस थैंक्स तुम्हारा इतना कुछ करने के लिए, श्रुति ने कहा। कैसी बातें करती हो? तुम्हें खुद पता है कि कॉलेज टाइम में मैंने कितनी मदद की थी, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं, विवेक ने कहा। वैसे तुम अब इस डायरी के साथ क्या करने वाली हो? विवेक ने पूछा। आज रात इसे पढ़ूंगी। हो सकता है मेरे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएं, श्रुति ने कहा। जो भी हो, बस थोड़ा अपना ध्यान रखना। आज जो हुआ उसके बाद और भी अलर्ट रहना, विवेक ने उसे समझाया। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। चलो अब मैं निकलती हूं। बाय, गुड नाइट, श्रुति ने कहा और वहां से निकल गई। श्रुति घर पहुंची। तुम आ गई? आ जाओ, खाना तैयार है, मम्मी ने उसे देखकर कहा। मम्मी, मैंने बाहर खाना खा लिया है, आप खा लो, मुझे थोड़ा काम है, ये कहकर श्रुति अपने रूम में आ गई। उसे उस डायरी को पढ़ने की ज्यादा उत्सुकता थी। उसने टेबल लैंप ऑन किया और डायरी पढ़ने बैठ गई। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। रुद्र पहले पन्ने पर लिखा हुआ था। तो राक्षस का असली नाम रुद्र है, श्रुति ने कहा और आगे पढ़ना शुरू कर दिया। रुद्र भैया जल्दी कीजिए, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, रुद्र की बहन कृति ने कहा। ठीक है मम्मी, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, रुद्र ने कहा। ये टिफिन तो ले जाओ, मम्मी ने कहा। दोनों बस स्टॉप पर पहुंचे। तभी एक जीप वहां आकर रुकी। अरे, कहां बस का इंतजार कर रहे हो? आ जाओ, हमारी जीप में बैठ जाओ, अंशु ने कृति की तरफ गौर से देखते हुए कहा। नहीं, हमें तुम्हारी जीप की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो, रुद्र ने गुस्से में कहा। तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, अपनी बहन से कह दो, वह बैठ जाएगी हमारी जीप में, अंशु ने कहा। बस करो, जब मैंने मना कर दी है, रुद्र ने तेज आवाज में कहा। ठीक है, नहीं जाना है तो मत जाओ, ये कहकर अंशु ने जीप स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं इसे जान से मार दूंगा, रुद्र ने गुस्से से कहा। भैया, आप गुस्सा मत करिए, बोलने दीजिए इसे जो भी बोलना है, कृति ने कहा। कुछ देर बाद बस आ गई और वे दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। ध्यान रखना अपना, मैं छुट्टी में तुमसे मिलता हूं, रुद्र ने कहा और वहां से चला गया। तभी वहां पर अंशु आ गया। और क्या हो रहा है? किसका इंतजार कर रही हो? हमारा ही इंतजार कर रही थी क्या? अंशु ने कृति से कहा। तुम मुझे रोज रोज क्यों परेशान करते हो? कृति ने परेशान होकर कहा। कितनी बार कहें कि हमें तुमसे बहुत प्यार है, अंशु ने करीब आकर कहा। मुंह संभाल कर बात किया करो, कृति ने कहा। तुम कल से हमारे साथ ही कॉलेज आना, क्योंकि तुम्हारा भाई तो कल से 1 हफ्ते के लिए बाहर है, अंशु ने कहा। भैया बाहर क्यों जाएंगे? कृति ने कहा। अब कॉलेज का काम है तो जाना तो पड़ेगा ही, अंशु ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, तो मैं अब भी बस से ही आऊंगी, ये कहकर कृति वहां से चली गई।
तुम्हारे भैया तो कल से गए, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अंशु ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा और वहां से चला गया। कॉलेज से वापस आते हुए कृति एकदम गुमसुम सी बैठी रही। क्या हुआ कृति, फिर से कुछ बात हुई है क्या? रुद्र ने पूछा। नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ है, बस आप कल से कॉलेज के काम से बाहर हैं, इसलिए बुरा लग रहा है, कृति ने उदास मन से कहा। मैंने तो अभी तुम्हें अपने जाने के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो तुम्हें यह सब कैसे पता लगा? रुद्र ने कृति को देखते हुए कहा। वो भैया मेरी एक फ्रेंड है, तो उसी ने बताया था, कृति ने झूठ बोल दिया। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और खासकर उस अंशु से दूर ही रहना। बाकी मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। घर पर कुछ मत बताना, नहीं तो घर वाले वैसे ही परेशान हो जाएंगे। हर समय मेरे कांटेक्ट में रहना, रुद्र ने कहा। जी भैया, कृति ने कहा, लेकिन उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। अगले दिन कृति अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज में खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? अपना काम करो, मुझे कृति से कुछ बात करनी है, अंशु ने वहां आकर कहा। उसे देखकर सब वहां से चुपचाप खिसक गए। हाँ, तो तुमने हम दोनों के बारे में क्या सोचा है? अंशु ने पूछा। कृति ने उसे गुस्से में घूरा और वहां से जाने लगी तो अंशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने जवाब नहीं दिया, अंशु ने कहा। बदले में कृति ने उसके थप्पड़ जड़ दिया। तुम जैसे गिरे हुए लोगों के लिए ये थप्पड़ भी कम है, दोबारा मुझसे इस तरह की बातें मत करना, कृति ने कहा और वहां से चली गई। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, अंशु ने अपना गाल सहलाते हुए कहा। अंशु घर पहुंचा और अपनी बंदूक उठाने लगा। इधर आओ, अंशु के पिता ने कहा। क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। कृति, मुझे उससे हर हाल में शादी करनी है, कोई भी उसके और मेरे बीच में आएगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा, अंशु ने कहा और जाने लगा। रुक जाओ, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे मुझे परेशानी हो। तुम्हें पता ही है कि अगले महीने चुनाव है और इस बार भी विधायक की सीट मुझे ही चाहिए, अंशु के पिता ने कहा। मैं कृति के बिना नहीं रह सकता, आग लगा दूंगा मैं सब में, अंशु ने गुस्से से कहा। कौन है ये कृति, किसकी लड़की है? उनके पिता ने पूछा। कृति, वह हरिदत्त पटवारी की लड़की है, अंशु ने जवाब दिया। तुम अभी होश में रहो, मैं उससे खुद बात करूंगा, उनके पिता ने कहा। विजय सिंह, इधर आओ, अंशु के पिता ने आवाज लगाई। जी माई बाप, विजय सिंह ने कहा। अभी के अभी हरिदत्त पटवारी के घर जाओ, उससे बोलना कि जग्गू भैया ने बुलाया है, और अगर वह सीधे नहीं आए तो तुम खुद जानते हो कि उसे कैसे लाना होगा। कृति अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखती हूं, कृति ने कहा। तुम यहीं रुककर खाना खाओ, मैं देखता हूं, जरूर कोई मुझसे ही मिलने आया होगा, कृति के पापा ने कहा। हाँ बोलो, उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा। जग्गू भैया ने बुलाया है, बाहर खड़े लठैतों ने कहा। जग्गू भैया ने क्यों बुलाया है? कृति के पापा ने कहा। पता नहीं, लठैतों ने कहा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं अभी आता हूं, तुम्हें अभी हमारे साथ ही चलना है, एक ने कहा। ठीक है, मैं अभी आता हूं, कृति के पापा ने कहा। कहाँ जा रहे हैं आप? कृति की मम्मी ने पूछा। मुझे जग्गू भैया ने बुलाया है, अभी जाना होगा, यह कहकर कृति के पापा वहां से निकल गए। जग्गू भैया का नाम सुनकर कृति के भी हाथ कांपने लगे थे। आओ पटवारी साहब, आओ बैठो, अंशु के पिता ने उन्हें देखते हुए कहा। कृति के पापा वहीं हाथ जोड़कर बैठ गए। जग्गू भैया, आपने मुझे बुलाया था, कृति के पापा ने कहा। हाँ, बुलाया था, अंशु के पिता ने कहा। कुछ काम था भैया? कृति के पापा ने पूछा। हाँ, रुको जरा, अंशु, उन्होंने अंशु को आवाज दी। अंशु वहां आया। ये देखो, ये मेरा बेटा अंशु है। अरे भाई, पटवारी साहब को नमस्ते करो, अंशु के पिता ने कहा। मेरा बेटा अंशु तुम्हारी बेटी के कॉलेज में पढ़ता है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में ये बैठ गया है कि इसे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। मैं जानता हूं इसे प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस एक जिद है, अंशु के पिता ने कहा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? कृति के पापा ने कहा। यहीं की कुछ दिन के लिए कृति को यहां भेज दो, कुछ दिनों के बाद ही इसके सर से प्यार का भूत उतर जाएगा, ये कृति को खुद ही परेशान करना छोड़ देगा, अंशु के पिता ने कहा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जग्गू भैया? कृति के पापा ने गुस्से में कांपते हुए कहा। जरा सोच कर देखो पटवारी साहब, मैं जो कह रहा हूं ठीक ही कह रहा हूं। इस समय इसके ऊपर तुम्हारी लड़की को पाने का भूत सवार है। इसने कुछ कर दिया तो बाद में मुझसे शिकायत मत करना, अंशु के पिता ने कहा। बस बहुत हो गया जग्गू भैया, मैं आपकी इज्जत करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। मेरी बेटी कृति को मैं इसके हवाले करूंगा, ऐसा सपने में भी मत सोचना, कृति के पापा ने कहा और बाहर निकल गए।
मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अंशु ने कहा। थोड़ी शांति रखो। तुम्हें अगर वह लड़की चाहिए तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अंशु के पिता ने कहा। अगले ही दिन पुलिस ने कृति के पापा को तहसील से उठा लिया। कृति के पड़ोस के किसी लड़के ने कृति के घर पर इस बात की सूचना दी। मम्मी तुम घबराओ मत, मैं थाने जाकर देखती हूं, कृति से लगभग रोते हुए कहा। कृति थाने पहुंची लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कितनी बार कहा है कि जब साहब आएंगे तभी कुछ हो सकता है, एक सिपाही ने उससे कहा। प्लीज बस एक बार मुझे पापा से मिलवा दीजिए, कृति गिड़गिड़ाई। अरे कितनी बार कहूं कि इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर आ गए। वो देखो साहब आ गए हैं, जाकर एक बार उनसे बात करो, सिपाही ने कृति से कहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, बस एक बार मेरे पापा से बात करवा दीजिए, कृति ने इंस्पेक्टर के हाथ जोड़ते हुए कहा। उन पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, वो भी पूरे 10 लाख की, इंस्पेक्टर ने कहा। जाओ जाकर किसी वकील को लेकर आना, इंस्पेक्टर ने कहा। कृति विवेक को फोन मिलने लगी। भैया, कृति विवेक से बात करते हुए रोने लगी। क्या हुआ कृति, तुम रो क्यों रही हो, रुद्र ने घबराते हुए कहा। भैया, पापा को रिश्वत लेने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? तुम घबराना मत, मैं बस अभी आ रहा हूं, रुद्र ने कहा। रुद्र उसी समय वहां से निकल गया। उधर पुलिस ने रात को कृति के पापा को छोड़ दिया। पापा, आप ठीक तो है ना, कृति ने उन्हें संभालते हुए कहा, लेकिन उसके पापा चुप रहे। अगले दिन सुबह ही उसके पापा की लाश एक पेड़ पर लटकी मिली। कृति और उसकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी रिपोर्ट बना ली थी। सीधा सा केस है, अपराध बोध के कारण तुम्हारे पापा ने आत्महत्या कर ली है, इंस्पेक्टर ने कहा। मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, रुद्र ने अंदर आते हुए कहा। भैया, ये कहकर कृति रुद्र से लिपट गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं बात करता हूं इनसे, तुम जाकर मम्मी का ध्यान रखो, रुद्र ने कृति से कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप किस सबूत के आधार पर यह कह सकते हैं कि मेरे पापा ने आत्महत्या ही की है, रुद्र ने इंस्पेक्टर से सवाल किया। बदले में इंस्पेक्टर सिर्फ मुस्कुराया। तू कल का छोकरा मुझे बताएगा कि यह आत्महत्या है या हत्या। तू सिर्फ अपने परिवार को देख, ज्यादा दिमाग मत चला, पुलिस अपना काम खुद कर लेगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रुद्र सिर्फ दांत भींच कर रह गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रुद्र ने कृति से सारी कहानी पूछी। यह सब अंशु का किया हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे पापा की चिता में आग तभी लगेगी जब मैं अंशु को अपने हाथों से सजा दे दूंगा। यह कहकर रुद्र वहां से चला गया। रुद्र वहां से सीधा उस जगह गया जहां अंशु का उठना बैठना था। रुद्र के सर पर खून सवार था। रुद्र ने जाते ही अंशु को पीटना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ये सब कहने की, रुद्र बहुत गुस्से में था। कुछ लोगों ने किसी तरह अंशु को रुद्र से बचाया। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, रुद्र ने अंशु को नफरत से देखते हुए कहा। अरे जा जा, अपना काम देख, तूने मुझसे पंगा लिया है, देख अब मैं क्या करता हूं, अंशु ने होठों पर लगा खून साफ करते हुए कहा और वहां से निकल गया। रुद्र चिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों के निकले आंसू भी चेहरे पर लकीर बनकर सूख चुके थे। तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। उसने फोन कान से लगाया। सुन ओए, मैं अंशु बोल रहा हूं, मैं वही नहर वाले मंदिर पर हूं। तेरी बहन मेरे पास है और मैं उससे शादी करने जा रहा हूं। अगर तेरे बस की है तो रोक के दिखा ये शादी। रुद्र ने बस इतना ही सुना, आगे सुनने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने चिता के सामने हाथ जोड़े और मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। सुनो सब, इसका भाई रुद्र आने वाला है, आज वो बचकर नहीं जाना चाहिए, अंशु ने अपने आदमियों से कहा। रुद्र मंदिर पहुंचा। सामने ही अंशु रुद्र की बहन के साथ हवन कुंड के सामने बैठा था। रुद्र को देखकर वो मुस्कुराया। उसके पास ही कृति बेबस सी बैठी थी। अंशु को देखकर रुद्र ने दांत किचकिचाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुद्र ने कहा और मंदिर की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। इससे पहले कि रुद्र उन दोनों के पास पहुंच पाता, पीछे से उसके सर में किसी ने तेज वार किया। रुद्र ने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे जा गिरा। भैया, कृति ये सब देखकर रो पड़ी। अंशु ये सब देखकर बहुत हंस रहा था। चल आ, तुझे तेरे भाई से मिलवाता हूं, ये कहकर अंशु कृति का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए रुद्र के पास ले गया। रुद्र उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। अब दिखा कि तुझ में कितना दम है, अंशु ने कहा। और मारो इसे, अंशु ने कहा। मेरे भैया को छोड़ दो, तुम जो कुछ कहोगे मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे भैया को छोड़ दो, कृति अंशु के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है,
तुम कहती हो तो छोड़ देते हैं। अंशु ने अपनी पिस्टल बाहर निकाल ली और रुद्र की तरफ पिस्टल का मुंह कर दिया। तभी अचानक से कृति ने उससे पिस्टल छीन ली। तुम्हें मैं चाहिए थी ना? कृति ने अपनी कनपटी पर पिस्टल रखते हुए अंशु से कहा। देखो, ये पागलपंती मत करो और ये पिस्टल मुझे दे दो, अंशु ने उससे कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे पाना चाहते थे ना? मेरे मरने के बाद देखूंगी कि तुम क्या करोगे। रुक जाओ कृति, रुद्र ने बिल्कुल बेहोशी की हालत में कहा। नहीं भैया, इस सब झगड़े की जड़ मैं हूं। अगर मैं नहीं होती तो ये सब नहीं होता। भैया, मैं आपसे और मम्मी पापा दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते कहते कृति की आंखों में आंसू आ गए थे। अंशु उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उससे पहले ही कृति ने खुद को गोली मार ली। उसके चेहरे के परखच्चे उड़ चुके थे। कृति, रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुझे मार डालूंगा अंशु, रुद्र ने पूरी ताकत लगाकर कहा। तेरी बहन तो चली गई, अब तू क्या करेगा? तुझे भी मरना होगा, अंशु ने गुस्से से कहा। मारो इसे और मारो, अंशु ने रुद्र के मुंह पर लात मारते हुए कहा। अंशु के आदमी रुद्र को लगातार मारते रहे। बस उठाओ इसे, अंशु ने कहा। रुद्र का चेहरा खून से सना हुआ था। तुझे भी मरना है, ये कहकर अंशु ने रुद्र के सीने में गोली मार दी। डाल दो इसे नहर में, अंशु ने कहा और कृति के मृत शरीर को देखने लगा। रुद्र की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा। वो उसी नहर के किनारे पड्डर ढा हुआ था। मैं बच कैसे गया? उसने सोचा। रुद्र ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं सका। तुम अभी उठ नहीं पाओगे, आवाज सुनकर रुद्र ने देखा तो एक अजनबी शख्स वहीं बैठा हुआ उसे देख रहा था। उस शख्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तो तुमने ही मुझे बचाया है? रुद्र ने पूछा। ऐसा ही समझ लो, उस शख्स ने कहा। क्यों बचाया मुझे? चाहते क्या हो मुझसे? रुद्र ने पूछा। तुम्हारे सीने में जो नफरत की आग जल रही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूं, उस शख्स ने पास आकर कहा। मेरी नफरत से तुम्हारा क्या मतलब? रुद्र ने पूछा। मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या तुम्हारा उन लोगों से बदला लेने का मन नहीं है? उस शख्स ने पूछा तो रुद्र को वहीं सब याद आ गया। मेरी बहन कृति, मैं उस अंशु को नहीं छोड़ूंगा। रुद्र ने यह कहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके दोनों पैर खराब हो गए हों। तुम चाहो तो तुम्हारे बदला लेने के मकसद में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उस शख्स ने कहा। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? कौन हो तुम? रुद्र ने पूछा। सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम बदला लेने के लिए क्या कर सकते हो, उस शख्स ने पूछा। जो कुछ भी हो सकता है वो सब करूंगा, रुद्र ने कहा। अपनी जान भी दे सकते हो? उस शख्स ने पूछा। हां, दे सकता हूं, रुद्र ने कहा। ठीक है, तो मेरे साथ चलो, उस शख्स ने हाथ बढ़ाया। रुद्र ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो उसके सारे घाव अपने आप भर गए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। रुद्र उसके साथ साथ चलता चला गया। वो दोनों एक खंडहर पर आए। ये कहां ले आए तुम मुझे? ये तो एक पुराना खंडहर है, रुद्र ने कहा। खंडहर? वो शख्स मुस्कुराया। उसने हाथ ऊपर उठाया और वो एक महल में बदल गया। ये सब देखकर रुद्र की आंखें फैल गईं। ये सब क्या है? कौन हो तुम? रुद्र ने घबरा कर कहा। मैं शैतान का ही एक रूप हूं और तुम जैसे लोगों की नफरत और गुस्से से ही मुझे ताकत मिलती है, उस शख्स ने कहा। तुम चाहते हो कि तुम्हें भी ये शक्तियां मिले, तो उसके लिए तुम्हें भी कुछ देना होगा। क्या देना होगा मुझे? रुद्र ने पूछा। सब पता चल जाएगा। वैसे भी तुमने कहा था कि तुम बदला लेने के लिए अपनी जान भी दे सकते हो, तो तुम तैयार हो, उस शख्स ने पूछा। हाँ, मैं तैयार हूं, रुद्र ने कहा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, उस शख्स ने कहा और रुद्र के सर के ऊपर हाथ रख दिया। रुद्र दर्द से चिल्ला पढ़ा। रुद्र के शरीर से एक छोटा सा चमकदार साया निकला और उस शख्स के अंदर चला गया। ये क्या है? रुद्र ने हाँफते हुए कहा। बस ये समझ लो कि ये तुम्हारे ही शरीर का एक अंश है। जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे तुम्हारे शरीर से ये अंश निकलते जाएंगे और तुम्हें जो भी शक्तियां मिली हैं वो कम होती जाएंगी। अब जाओ और अपना बदला लो, उस शख्स ने कहा। रुद्र की आंखें खुली तो उसने खुद को वहीं नहर के किनारे पाया। ये सब क्या था? क्या ये एक सपना था? रुद्र ने खुद से पूछा। मम्मी पता नहीं किस हाल में होंगी, मुझे पहले घर जाना चाहिए। रुद्र उठा और पैदल ही सड़क की तरफ बढ़ने लगा। सड़क पर उसे एक बस दिखाई दी। ये बस तो निकल रही है, रुद्र ने कहा और भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। भागते हुए उसने महसूस किया कि उसकी गति उस बस से भी ज्यादा तेज है। रुद्र ने बहुत आसानी से उस बस को पकड़ लिया
और बस में बैठ गया। बहुत अजीब है ये सब। इसका मतलब ये है कि वो सब एक सपना नहीं था। कहाँ जाना है? कंडक्टर ने आकर पूछा। रुद्र ने जगह बताई। ये बस वहां नहीं जाएगी, कंडक्टर ने कहा। तो ऐसा करो कि जो भी सबसे पास वाला शहर हो, मुझे वहां उतार देना, रुद्र ने कहा। आगे बस एक स्टॉप पर रुकी तो वहां से एक लड़की बदहवास हालत में बस में चढ़ी। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसने रुद्र से पूछा तो रुद्र साइड में हो गया। वो लड़की बहुत तेज कांप रही थी और बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी बस ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारे। अरे भाई क्या हुआ? ऐसे भी कोई ब्रेक मारता है? एक आदमी ने कहा। आगे किसी ने बीच में ही जीप खड़ी की हुई है, ड्राइवर ने कहा। इतने में बस में 2-3 लड़के चढ़ गए। मुझे पता है कि तुम इसी बस में हो, उनके से एक लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर लड़की ने सीट के पीछे छिपने की कोशिश की। वो देखो, वो उस सीट के पीछे छिप रही है। जाओ उसे घसीटते हुए यहां लेकर आओ, उस लड़के ने अपने साथ वाले लड़के से कहा। यह सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? ऐसे कैसे दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो? एक आदमी ने जोश में आकर कहा। ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो ये पिस्टल देख रहा है ना, इससे तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा, उस लड़के ने कहा। सारी बस वाले चुपचाप बैठ गए। जाओ लेकर आओ उसे, लड़के ने कहा। एक लड़के ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, रुद्र ने कहा। यह क्या तेरी बहन लगती है? उस लड़के ने कहा। हां लगती है, रुद्र ने कहा और उसका पूरा हाथ मोड़ दिया। उस लड़के की बस चीख ही निकल पाई और उसका टूटा हुआ हाथ उसके शरीर से लटका हुआ पड़ा था। यह देखकर दूसरा लड़का भागकर वहां आया तो रुद्र ने एक ही लात से उसे बस से बाहर कर दिया। नफरत से रुद्र की आंखें चमकने लगी थीं। वो उठा और उस लड़के के पास आया। कौन हो तुम? उस लड़के ने घबराते हुए कहा। तुम मुझे कुछ भी समझ सकते हो, इंसान, शैतान या राक्षस, रुद्र ने कहा। वो लड़का बस से कूद कर भाग गया। चलो जल्दी से जीप चलाओ, उस लड़के ने जीप में बैठते हुए कहा। जीप तेजी से वहां से ओझल हो गई। आगे जाकर जीप रुकी तो रुद्र वहीं उस जीप के सामने खड़ा था। तुमने क्या सोचा कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? रुद्र ने कहा तो उस लड़के ने रुद्र के ऊपर गोली चला दी, लेकिन रुद्र पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जीप मोड़ो जल्दी, उस लड़के ने घबरा कर कहा, लेकिन उससे पहले ही रुद्र ने जीप रोक दी। अपनी मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ, रुद्र ने कहा। उन सब की लाशें उस जीप पर टंगी पड़ी थीं। रुद्र वहीं पर झुका हुआ था। उसके शरीर से फिर एक चमकदार साया निकलकर जाने लगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बहुत जल्दी ही सब खत्म करना होगा, रुद्र ने हांफते हुए कहा। आगे की डायरी के पन्ने फटे हुए थे। अरे इस डायरी के आगे के पन्ने कहां गए? श्रुति ने डायरी को अच्छे से देखा, लेकिन आगे का कुछ भी नहीं था। श्रुति के रूम की खिड़की हवा की वजह से काफी तेज आवाज कर रही थी। शायद कुछ ज्यादा ही तेज हवा है, श्रुति ने कहा और खिड़की को दोबारा बंद करने की कोशिश करने लगी तो उसकी नजर सामने पड़ी। कुछ ही दूरी पर वहीं हवेली उसे दिखाई दे रही थी। ये हवेली तो यहां से बहुत दूर थी, ये हवेली यहां कैसे दिख रही है? श्रुति ने खुद से कहा और उस हवेली तक जाने की सोची। इतनी गर्मी में भी श्रुति को ठंड का एहसास हो रहा था। उसने जाकर अपनी जैकेट पहनी और तेजी से नीचे उतरने लगी। श्रुति बाहर आई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लगता है कि कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे भी कुछ कुछ दिखने लगा है। श्रुति ने सर पर हाथ मारा और फिर अंदर चली गई। सुबह ही विवेक का फोन आ गया। क्या रहा, डायरी में कुछ मिला? विवेक ने श्रुति के फोन उठाते ही पूछा। हाँ मिला तो है, लेकिन अभी भी जानकारी अधूरी सी है। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, श्रुति ने कहा। तुम तैयार होकर मुझे उसी पुराने रेस्टोरेंट पर मिलो जहां हम कॉलेज टाइम में मिलते थे, विवेक ने कहा और फोन काट दिया। कुछ समय बाद दोनों उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। अब मुझे वो सब बताओ जो कि तुम्हें इस डायरी से पता लगा है, विवेक ने कहा। श्रुति ने उसे पूरी कहानी सुनाई। बड़ा अजीब किस्सा है। अब तो मेरी भी दिलचस्पी इस केस में बढ़ने लगी है। मैं अपने सर से बात करता हूं ताकि ये केस मुझे मिल सके, विवेक ने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आगे रुद्र के साथ क्या हुआ था इसका पता कैसे चलेगा? श्रुति ने निराश होकर कहा। तुम्हारी कहानी से यह लगता है कि रुद्र के परिवार में उसकी मां ही बची थी जिससे मिलने वो जा रहा था। हमें उस जगह से ही शुरुआत करनी चाहिए जहां उसका परिवार रहता था, विवेक ने कहा। यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें ऐसे ही करना चाहिए, श्रुति ने कहा। ठीक है, तो आज मैं ये केस अपने पास लेने की कोशिश करता हूं और तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल से हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा, विवेक ने कहा। श्रुति घर पहुंची। उसकी मम्मी अभी किचन में व्यस्त थीं,
तो वो सीधा अपने कमरे में चली गई। कमरे में उसका हर एक सामान बिखरा पड़ा था। ये सब क्या है, उसने कहा। तभी उसे खून के छींटे दिखे जो कि वॉशरूम तक जा रहे थे। अंदर टंकी चलने की आवाज आ रही थी। मेरे कमरे में कौन हो सकता है, श्रुति ने सोचा और दरवाजे के पास रखा हुआ डंडा उठा लिया। उसके हाथ तेजी से कांप रहे थे। उसने एक झटके में वॉशरूम खोला और देखा वहां कोई भी नहीं था। बाथटब पूरी तरह खून से भरा हुआ था। उसने ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि उस बाथटब में कोई है। उसने हिम्मत करके डंडे से देखने की कोशिश की तो तुरंत ही एक लाश बाथटब में ऊपर आ गई। उसने एक झलक उस लाश के चेहरे को देखा तो चौंक कर पीछे जा गिरी। ये लाश उसकी खुद की थी। तभी उसकी नजर सामने पड़े शीशे पर पड़ी तो वहां एक संदेश लिखा हुआ था। ये सब जो तुम देख रही हो ये वास्तविकता भी हो सकती है। इनसे दूर हट जाओ, नहीं तो तुम खुद ही हट जाओगी। ये सब देखकर श्रुति तेजी से नीचे भागी। मम्मी, श्रुति ने हांफते हुए कहा। क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मम्मी ने पूछा। मम्मी, ऊपर कौन आया था? श्रुति ने घबराते हुए कहा। कोई भी तो नहीं आया था, मम्मी ने कहा। श्रुति की हिम्मत टूट गई और उसने रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मी ने उसे ऐसे रोता देखकर घबराते हुए पूछा। मम्मी, ऊपर किसी ने मेरे कमरे का सामान उलट पलट कर दिया है और वहां बाथटब में मैंने एक लाश भी देखी, श्रुति ने रोते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, मम्मी ने कहा। नहीं, मैं सच कह रही हूं, श्रुति ने कहा। चल, मैं तेरे साथ ऊपर चलती हूं, देखते हैं कि वहां कौन है, मम्मी ने श्रुति का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना वहां, श्रुति ने घबराते हुए कहा। ऐसे डरोगी तो रिपोर्टर कैसे बनोगी, मम्मी ने उससे कहा। दोनों ऊपर जाने लगी। श्रुति की मम्मी आगे थी और श्रुति पीछे थी। उसकी मम्मी ने ऊपर जाकर श्रुति के कमरे का दरवाजा खोला तो वहां सब चीजें अपनी जगह पर थीं। ये देखो, यहां तो सब ठीक है, मम्मी ने कहा। वॉशरूम में लाश है, श्रुति ने कहा। चलो वो भी देख लेते हैं, मम्मी ने कहा और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वहां भी सब कुछ ठीक था। देखो, यहां भी सब ठीक है, मम्मी ने गुस्से से कहा। मम्मी, मैं सच कह रही हूं, श्रुति ने आगे कुछ कहना चाहा तो मम्मी ने उसे चुप करा दिया। रात भर जब जगी रहोगी तो यही सब दिखेगा, ये कहकर मम्मी नीचे चली गई। श्रुति अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? ये सब नजर का धोखा तो नहीं हो सकता। यहाँ का सारा सामान भी अस्त व्यस्त था। इसका क्या मतलब हो सकता है? श्रुति ने खुद से कहा। अचानक ही श्रुति उठ खड़ी हुई। मुझे पता लग गया है कि मेरे कमरे में कोई क्या ढूंढने आया था, श्रुति ने कहा और अपनी अलमारी की दराज देखने लगी। डायरी वहां नहीं थी। वो जो कोई भी था वो उस डायरी को ले गया है, श्रुति ने कहा। श्रुति खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी, इसी उम्मीद से कि क्या पता आज फिर से उसे हवेली दिख जाए। उधर दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। एक शख्स तेजी से वहां से जा रहा था। कुछ कुत्तों ने उसे काटने की कोशिश भी की, लेकिन एक ही पल बाद वो सब वहीं मरे हुए पड़े थे। अगले दिन सुबह ही श्रुति ने विवेक को फोन मिला दिया। श्रुति ने विवेक को रात की सारी घटना के बारे में बताया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। वैसे भी इस केस को मुझे सौंप दिया गया है तो इसकी तहकीकात करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विवेक ने कहा और फोन काट दिया। विवेक से फोन पर बात होने के बाद श्रुति ने रात हुई घटना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, श्रुति ने अपने आप से कहा। श्रुति ने समय देखा, विवेक आने वाला होगा, मुझे इतना फ्रेश हो जाना चाहिए, श्रुति ने कहा और वॉशरूम की तरफ चली गई। श्रुति जब नीचे उतर कर आई तो विवेक मम्मी के साथ बैठा हुआ था। अरे, तुमने विवेक के बारे में कभी बताया नहीं और ना ही ये बताया कि तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, मम्मी ने श्रुति को देखते हुए शिकायत करते हुए कहा। वो मम्मी, मैं बस आपको बताने ही वाली थी, श्रुति ने अटकते हुए कहा। पता नहीं क्या हो गया है इसे, कुछ दिनों से इसे कुछ कुछ दिख रहा है, मम्मी ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा। कोई चिंता की बात नहीं है मम्मी जी, मैं एक बार श्रुति के कमरे को अच्छे से देख लेता हूं। ये कहकर विवेक श्रुति के साथ उसके कमरे में आ गया। मुझे अपना वॉशरूम दिखाओ, कमरे में आते ही विवेक ने श्रुति से कहा। श्रुति विवेक को अपने वॉशरूम में ले गई। तो ये वही बाथटब है जहां तुमने वो लाश देखी थी, विवेक ने बाथटब की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये वही टब है और इस शीशे में वो मैसेज लिखा हुआ था, श्रुति ने बताया। अजीब बात है, इस बाथरूम में तो कोई ऐसी खिड़की भी नहीं है जिससे कोई अंदर या बाहर जा सकता हो, विवेक ने कहा। वो जो कोई भी है वो नहीं चाहता कि हम इस मामले की गहराई तक जाएं। खैर, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें उस जगह का पता तो याद है ना जहां रुद्र रहता था, विवेक ने श्रुति से पूछा। हाँ, वहां का पता मैंने नोट कर रखा है, श्रुति ने कहा।
ठीक है, तो फिर वहां चलते हैं, विवेक ने कहा और दोनों उस जगह के लिए निकल गए। दोनों उस पते की जगह पहुंचे। उन्होंने जब उस घर को देखा तो निराश हो गए। वो घर बस एक जला हुआ खंडहर ही बचा था। यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिससे हम कुछ पता लगा सकें, श्रुति ने निराश होते हुए कहा। हमें एक बार आसपास और पूछ लेना चाहिए, विवेक ने कहा। लेकिन यहां तो आसपास कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी जगह पर कोई भी सालों से नहीं रह रहा हो, श्रुति ने कहा। दोनों इधर उधर ही देख रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई। दोनों ने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी ओर देख रहा था। किसे ढूंढ रहे हो बाबूजी? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हम इस घर में जो कोई भी रहता था उसके बारे में जानने आए हैं, विवेक ने उससे कहा। अब यहाँ कोई नहीं रहता बाबूजी, एक ही रात में पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया था, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। लेकिन उस परिवार की एक महिला तो बच गई थी, विवेक ने पूछा। वो बेचारी तो पागल हो गई थी। वो यहां वहां पागलों की तरफ फिरती रहती थी और फिर एक दिन पागल खाने से एक गाड़ी आई और उसे पकड़ कर ले गई, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और इस घर का क्या? यहां की ये सब हालत किसने की? विवेक ने पूछा। बाबूजी, मुझे जितना भी पता था वो सब मैंने आपको बता दिया है, बस मुझे इतना ही पता है, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। श्रुति बहुत देर से उस बूढ़े को गौर से देख रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, श्रुति ने उस बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा। जरूर देखा होगा, यह कहकर बूढ़ा श्रुति की तरफ मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया। क्या हुआ तुम्हें? तुम उस बूढ़े पर इतना ध्यान क्यों दे रही थी? विवेक ने श्रुति से पूछा। मैंने इन्हें कहीं तो देखा है, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, श्रुति ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। अचानक उसे याद आया, विवेक ये वही इंसान था जिसने हमें उस हवेली में रुद्र की डायरी दी थी। श्रुति की बात सुनकर विवेक तेजी से उस ओर भागा जहां वो बूढ़ा गया था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो जा चुका है, अब हम लोगों को भी यहां रुकना नहीं चाहिए, विवेक ने कहा और दोनों वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। विवेक ने अपनी गाड़ी श्रुति के घर के आगे रोकी। अब तुम घर जाओ, विवेक ने कहा। हमें एक बार चलकर सारे पागल खाने देख लेने चाहिए, श्रुति ने कहा। इस शहर में 3 पागल खाने हैं और पिछले कुछ सालों में ना जाने कितने लोग इनमें भर्ती हुए होंगे। मुझे एक बार अपने स्तर पर देखने दो, उनका पता जैसे ही लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, विवेक ने श्रुति को समझाते हुए कहा। ठीक है, श्रुति ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। 1 मिनट रुको, विवेक ने श्रुति से कहा। क्या हुआ है? श्रुति ने पलटते हुए कहा। तुम्हें पिस्टल चलानी आती है? विवेक ने पूछा। हाँ आती है, श्रुति ने कहा। लो ये पिस्टल रखो, ये मेरी अपनी पिस्टल है। जैसे कल रात की घटना हुई थी उससे यही लगता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, अपना ध्यान रखना, ये कहकर विवेक वहां से निकल गया। श्रुति घर पहुंची तो उसकी मम्मी ने खाने के लिए पूछा तो वह भूख नहीं है कहकर सीधा अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वह कुछ देर अपने बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रही, फिर वह उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। शीशे पर फिर से कुछ लिखा हुआ था, आज शाम सामने वाले पार्क में मिलो। कौन हो सकता है, श्रुति ने सोचा। अभी शाम होने में बहुत समय था तो श्रुति कुछ देर के लिए सो गई। शाम को उसकी नींद खुली। मुझे अब पार्क में जाना चाहिए, श्रुति ने खुद से कहा और पिस्टल उठा ली। श्रुति पार्क में पहुंची। उसका दिल धड़क रहा था। पार्क बिल्कुल सुनसान पड़ा था और दिन तो यहाँ बहुत चहल पहल रहती थी, आज तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा, श्रुति ने अपने आप से कहा। सामने पार्क के कोने में एक लाइट बार बार जल बुझ रही थी। श्रुति वहां पहुंची, तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो 2 कुत्ते भयानक तरीके से उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर श्रुति बहुत ज्यादा घबरा गई। दोनों कुत्ते धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें देखकर श्रुति वहां से भागने लगी और दोनों कुत्ते उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते श्रुति नीचे गिर पड़ी और दोनों कुत्ते उसके ऊपर झपटने ही वाले थे कि अचानक दोनों कुत्ते वहीं के वहीं खड़े रह गए, जैसे कि उन्हें किसी ने रोक दिया हो। उसने देखा तो उन दोनों कुत्तों के पीछे एक इंसान आ रहा था। उसका चेहरा एक हैट के पीछे छिपा हुआ था। उसने पास आकर हाथ हिलाया तो दोनों कुत्ते ऐसे दूर जा पड़े जैसे वे बस खिलौना हों। वह इंसान और भी पास आ गया। उसने हवा में ही हाथ उठाया और श्रुति जमीन से उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि इन सब चीजों से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ चीजें राज ही रहें तो अच्छा है, उस इंसान ने कहा। उसकी आवाज में एक भारीपन था। श्रुति अपने हाथ पैर हिलाने में भी असमर्थ थी। उसके हैट के पीछे उसका चेहरा देखना मुश्किल था। मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं, इन सब बातों को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा।
उस इंसान ने चेतावनी देते हुए कहा। उसके बाद उस इंसान ने दोबारा हाथ घुमाया और श्रुति नीचे जा गिरी। वह इंसान वापस मुड़ा और जाने लगा। श्रुति ने पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर में ताकत न बची हो। उसने किसी तरह कोशिश करके फोन निकाला और विवेक को फोन मिलाया। हेलो, विवेक ने फोन उठाया। श्रुति ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। विवेक समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और श्रुति के घर की तरफ तेजी से निकल गया। आंटी, श्रुति कहाँ है? विवेक ने आकर पूछा। श्रुति तो अभी सामने पार्क में गई है, श्रुति की मम्मी ने जवाब दिया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? श्रुति की मम्मी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन विवेक उनकी बातों का जवाब देने से पहले ही पार्क की तरफ निकल गया था। विवेक को श्रुति को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह पार्क में एक जगह पड़ी हुई थी। श्रुति! विवेक उसके पास आया। विवेक को देखकर श्रुति ने सिर्फ पलक झपकाई। उसकी आंखों के कोनों से आंसू आ रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, विवेक ने कहा। उसने श्रुति को गोद में उठाया और गाड़ी में लेटाकर सीधा अस्पताल ले आया। श्रुति को एडमिट कराने के बाद विवेक वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां आए। क्या रहा डॉक्टर, अब उसकी तबीयत कैसी है? विवेक ने पूछा। बहुत ही अजीब बात है। पेशेंट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पेशेंट को फालिज का असर हो, लेकिन टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, डॉक्टर ने कहा। तो अब क्या होगा? विवेक ने परेशान होते हुए कहा। चिंता न करिए, हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। सुबह तक का इंतजार करते हैं और फिर देखते हैं, डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विवेक ने शीशे से श्रुति को देखा। पता नहीं पार्क में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ये सब हो गया, उसने सोचा। विवेक ने अपना फोन चेक किया तो श्रुति की मम्मी की बहुत सारी मिस कॉल पड़ी थी। उसकी कॉल बैक करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने फोन मिला दिया। बेटे, कहाँ हो तुम और श्रुति कहाँ है? श्रुति की मम्मी ने परेशान होते हुए कहा। कुछ नहीं आंटी जी, बस एक क्लू मिला था, उसे ही देखने गए थे और अब वापस लौटते हुए एक जाम में फंस गए हैं। विवेक ने झूठ बोल दिया। श्रुति कहाँ है? उन्होंने पूछा। वो सो रही है, आप कहो तो मैं उससे बात कराऊं, विवेक ने पूछा। नहीं, ठीक है, अगर वो सो रही है तो उसे सोने दो, बस उसका ध्यान रखना, श्रुति की मम्मी ने कहा। जी आंटी जी, अच्छे से ध्यान रखूंगा। फोन कट चुका था। विवेक फिर से सोफे पर पसर गया। आंटी से झूठ बोलने का उसे बहुत अफसोस हो रहा था। बस श्रुति को कुछ ना हो, उसने सोचा। यहीं सोचते सोचते उसे सोफे पर ही नींद आ गई। सुबह हुई, विवेक की नींद खुल गई। वह भागकर आईसीयू की तरफ गया। उसने शीशे से देखा तो डॉक्टर श्रुति की जांच कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आए। डॉक्टर, अब वह कैसी है? उसे होश तो आ गया है ना? विवेक ने पूछा। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन उनका माइंड डेड हो चुका है, डॉक्टर ने आकर कहा तो विवेक वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। खुद को संभालिए, डॉक्टर ने विवेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डॉक्टर, कोई भी तरीका नहीं है जिससे श्रुति ठीक हो जाए? विवेक ने बहुत उम्मीदों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा। फिलहाल तो कोई भी तरीका नहीं है, डॉक्टर ने कहा। विवेक खुद पर नियंत्रण खो बैठा और वहीं बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे। तुमने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, उस काम को अब मैं पूरा करूंगा, विवेक ने कहा और अस्पताल से निकल गया। विवेक ने कल ही पता लगा लिया था कि रुद्र की मम्मी कहाँ हो सकती हैं। अस्पताल से वह सीधा पागल खाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने बारे में बताया तो एक कर्मचारी विवेक को रुद्र की मम्मी के कमरे तक ले गया। कमरे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो रुद्र की मम्मी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। लाश को देखकर वहां शोर मच गया। विवेक ने लाश को ध्यान से देखा। उसकी आंखें फैली हुई थीं। लाश को देखकर लग रहा था कि उन्हें मरे हुए कम से कम 6 या 7 घंटे हो चुके होंगे। यह आत्महत्या नहीं है, यह पक्का हत्या का मामला लगता है। इन सब के पीछे कौन हो सकता है? विवेक ने सोचते हुए कहा। लगता है कि सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए हैं। श्रुति, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, यह सोचकर विवेक निराश हो गया। श्रुति की आंखें खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया। मैं कहाँ हूं? उसने सोचा। फिर वह बिस्तर से उतरकर इधर उधर देखने लगी। हर तरफ रोशनी के लिए मशालें लगी हुई थीं। यह जगह तो काफी पुरानी लगती है, श्रुति ने कहा। मैं यहां कैसे आ गई और विवेक कहाँ है? श्रुति यही सब सोचती हुई जा रही थी। फिर आगे नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे श्रुति नीचे उतर रही थी,
वैसे वैसे उसे वह जगह जानी पहचानी लगने लगी। इस जगह मैं पहले भी आ चुकी हूं, लेकिन कब? श्रुति ने अपने दिमाग पर जोर डाला। यह तो वही हवेली है जहां से हमें रुद्र की डायरी मिली थी, श्रुति ने कहा। तुमने ठीक पहचाना है, पीछे से एक भारी आवाज आई। श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा तो वही भीम का इंसान वहां खड़ा था। तुम मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? श्रुति ने पूछा। तुम्हारी जान बचाने के लिए, उस इंसान ने कहा। मतलब क्या है तुम्हारा? श्रुति ने पूछा। यही कि तुम्हारी यहां केवल आत्मा ही है, अपनी दुनिया में तुम लगभग मर ही चुकी हो, उस इंसान ने कहा। तो श्रुति को एक झटका सा लगा। यह सब क्या है? कभी लगता है कि तुम हमारी मदद कर रहे हो और कभी लगता है कि तुम हम लोगों को एक कठपुतली की तरह नचा रहे हो। चाहते क्या हो तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देते? श्रुति ने झुंझलाते हुए उससे पूछा तो वह केवल मुस्कुराया। मेरा नाम जोरावर सिंह है। किसी समय में मैं भी यहाँ का जमींदार था। ताकत और रुतबा मेरे पास बहुत था, लेकिन मैं और चाहता था। इसी चाहत के नशे ने मुझे शैतान बना दिया। ये सैकड़ों साल पहले की बात है। तब से अब तक मैं उन्हीं पापों का बोझ ढो रहा हूं। तुम रुद्र के बारे में और जानना चाहती थी ना, तो मेरे साथ आओ। जोरावर सिंह ने श्रुति का हाथ पकड़कर एक जगह ले गया। देखो इन्हें, उसने कहा। श्रुति ने देखा तो वहां कुछ तस्वीरें थीं। पहचानती हो इन्हें? जोरावर सिंह ने श्रुति की तरफ देखकर पूछा। श्रुति ने नामे सिर हिलाया। ये सब वही लोग हैं जिन्हें रुद्र ने मारा है। ये सब वही हैं जो हकीकत में तुम्हारी दुनिया के लिए शैतान थे। ये देखो, इन दोनों के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। ये हैं जग्गू और उसका लड़का अंशु, जोरावर सिंह ने कहा। श्रुति उन्हें गौर से देखने लगी। रुद्र जब अपने शहर वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी मां पागल हो गई है और उसका घर जला दिया गया है। यह सब देखकर रुद्र पागल हो गया था और उसने उसी रात जग्गू के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। अंशु की लाश को भी उसने उसी नहर में डाला था जहां उन्होंने रुद्र को गोली मारकर गिराया था। रुद्र की शक्तियां अब खत्म हो गई हैं, इसलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब तुम खुद बताओ कि रुद्र एक राक्षस है या इंसान? जोरावर सिंह ने श्रुति को देखते हुए पूछा। फिलहाल मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन एक बात मैं तुमसे जरूर पूछना चाहूंगी। जब तुम्हें पहले से ही यह सब पता था तो तुमने पहले ही हमें यह सब क्यों नहीं बताया? श्रुति ने पूछा। हम सभी को जो भी शक्तियां मिली हुई हैं वो शैतान की दी हुई हैं। मैं अगर सामने से तुम्हारी मदद करता तो मेरा हाल भी बहुत बुरा होता, जोरावर सिंह ने कहा। तो अब मदद करने का क्या कारण है? श्रुति ने पूछा। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि रुद्र ही है जिसके जरिए मैं अपने पापों से छुटकारा पाकर मुक्त हो सकता हूं, और दूसरा कारण है वो जिसकी वजह से तुम यहां हो, जोरावर सिंह ने कहा। तुम्हारा मतलब उस इंसान से है जो मुझे इतने दिनों से परेशान कर रहा है? श्रुति ने पूछा। हाँ, जानती हो वो कौन है? जोरावर सिंह ने पूछा। नहीं, श्रुति ने कहा। अंशु? वो अंशु है, जोरावर सिंह ने कहा। रुद्र अपनी बैरक में बैठा हुआ था कि तभी उस जेल की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं और वहां घुप अंधेरा छा गया। तभी रुद्र के बैरक की लाइट बार बार जलने और बुझने लगी। रुद्र लाइट को गौर से देखने लगा। तभी उसने देखा कि उसके बैरक के सामने कोई खड़ा था। रुद्र उठकर सलाखों के पास आ गया। पहचाना मुझे? एक साया सलाखों के पास खड़ा था। कौन हो तुम? रुद्र ने कहा। बस इतनी जल्दी भूल गए? ये कहकर वो साया सलाखों के और भी पास आ गया। रुद्र ने उसे गौर से देखा और पहचानते ही उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। अंशु, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुद्र ने सलाखें तोड़नी चाही, लेकिन असफल रहा। छा, तुम्हें देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी शक्ति तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और मुझे देखो। अंशु ने एक हाथ से सलाखें पकड़ी तो सारी सलाखें गर्म होकर दहकने लगीं। रुद्र सलाखों से पीछे हट गया। मेरे पास जो शक्तियां हैं वो उसी शैतान द्वारा दी हुई हैं जिसने तुम्हें भी शक्तियां दी थीं। तुम्हारे पास अब कोई शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे रुद्रों को मार सकता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, तुम्हारी मां, मुझे उनके लिए बहुत अफसोस है। मैं उन्हें बहुत आसान मौत देना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर के शैतान ने मेरी एक न सुनी। और वो लड़की श्रुति, वो शायद कल का सूरज भी न देख पाए। ये कहकर अंशु वहां से गायब हो गया और जेल की सारी लाइटें फिर से जलने लगीं। रुद्र अंदर ही अंदर सुलग रहा था। अंशु को तो रुद्र ने मार दिया था, फिर ये अंशु दोबारा कैसे जिंदा हो गया? श्रुति ने चौंक कर कहा। उसी शैतान ने अंशु को भी जिंदा कर दिया जिसने रुद्र को भी जिंदा किया था, जोरावर सिंह ने कहा। तुम्हें अब जल्दी करनी होगी, वक्त बहुत कम बचा है, जोरावर सिंह ने कहा।
अपने शरीर में वापस जाओ, जोरावर सिंह ने कहा और श्रुति एक झटके से अपने बिस्तर पर उठ बैठी। नर्स ने देखा तो भागकर डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। श्रुति ने वहां रुकना जरूरी नहीं समझा और अस्पताल से चुपचाप निकल गई। उसने अपनी मम्मी को फोन मिलाया। श्रुति, तुम कहाँ हो? तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, मैं कितना परेशान हो गई थी। श्रुति की मम्मी ने परेशान होते हुए कहा। मम्मी, आप परेशान मत होइए, मुझे अभी एक काम निपटाना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये कहकर श्रुति ने फोन काट दिया। श्रुति ने फिर विवेक को फोन लगाया। श्रुति, तुम ठीक हो गई? विवेक ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मैं ठीक हूं विवेक, मुझे सब पता चल गया है। हमारे पास समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके जेल पहुंचो, मैं भी वहीं आ रही हूं। श्रुति ने जल्दी जल्दी कहा। तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी जिसने काला लबादा ओढ़ रखा था। विवेक, मैं तुमसे वहीं आकर बात करती हूं, हो सके तो रुद्र से मिलने की कोशिश करना, श्रुति ने कहा और फोन काट दिया। श्रुति, मेरी बात तो सुनो, विवेक ने कहा, लेकिन फोन कट चुका था। उस इंसान ने श्रुति की ओर देखा और तेजी से एक गली में मुड़ गया। श्रुति भी उसके पीछे पीछे गली में मुड़ गई। पीछा करते करते वो जंगल के पास पहुंच गई। तभी अचानक वो इंसान गायब हो गया। अरे, अभी तो यहीं था, कहां चला गया? श्रुति ने सोचते हुए चारों तरफ देखा कि तभी किसी ने उसके सिर पर वार किया और श्रुति वहीं गिरकर बेहोश हो गई। विवेक जेल पहुंचा और श्रुति को फोन मिलाने लगा, लेकिन उसका फोन नहीं लग पाया। इतना श्रुति आएगी उतना मैं रुद्र से मिल लेता हूं, विवेक ने अपने आप से कहा और रुद्र के बैरक की ओर बढ़ने लगा। विवेक रुद्र के बैरक पहुंचा। रुद्र अपने बैरक में इधर उधर तेजी से घूम रहा था। उसने विवेक को देखा और सलाखों तक आया। तुम यहां क्यों आए हो? रुद्र ने विवेक को गौर से देखते हुए कहा। मुझे श्रुति ने यहां आने के लिए कहा था, विवेक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। श्रुति कहाँ है? रुद्र ने पूछा। वो भी बस आने ही वाली है, विवेक ने जवाब दिया। आने वाली है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? रुद्र ने गुस्से से सलाखों पर हाथ मारा। वो अस्पताल में एडमिट थी। और फिर विवेक ने रुद्र को सारी बात बताई। मुझे यहां से बाहर निकलना है। सारी बातें सुनकर रुद्र ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में मैं तुम्हें निकाल सकता हूं? विवेक ने चौंक कर पूछा। तुम नहीं जानते, अंशु वापस आ गया है। वो मुझसे मिलने वाले सभी लोगों को एक एक करके मार देगा। तुम, श्रुति, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता हूं और इसके लिए मेरा यहां से निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, रुद्र ने सलाखों पर हाथ रखते हुए कहा। क्या करना होगा मुझे? विवेक ने कहा। मेरा हाथ यहां लाओ, रुद्र ने कहा। विवेक ने उसे गौर से देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और तभी वहां एक तेज रोशनी हो गई। जब रोशनी कम हुई तो विवेक ने देखा कि वो खुद सलाखों के अंदर था और रुद्र बाहर। ये सब क्या है? विवेक ने चौंक कर कहा। वहीं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जेल से निकलकर मुझसे मिलना, मैं बाहर ही तुमसे मिलूंगा। ये कहकर रुद्र वहां से निकल गया। जाते जाते उसने जेल का अलार्म बजा दिया था। अलार्म बजते ही सारे गार्ड पूरी जेल में फैल गए। सब बैरकों की जांच होने लगी। जब रुद्र वाली बैरक पर आए तो उन्होंने वहां पर विवेक को देखा। सर, आप यहां? एक गार्ड ने विवेक को पहचान कर जल्दी से बैरक खोली। सर, रुद्र कहां गया? उस गार्ड ने पूछा। वो भाग गया है, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये कहकर विवेक वहां से तेजी से निकल गया। विवेक जेल से बाहर आया और उसने रुद्र को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं दिखा। तभी विवेक को श्रुति का ध्यान आया तो उसने उसे फिर से फोन मिलाया, लेकिन श्रुति का फोन बंद आ रहा था। श्रुति को जरूर कुछ हुआ है, विवेक ने सोचा और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। विवेक ने गाड़ी में बैठकर स्टार्ट ही किया था कि उसे गाड़ी की पीछे वाली सीट पर रुद्र बैठा हुआ दिखाई दिया। श्रुति को अंशु अपने साथ ले गया है, रुद्र ने कहा। क्या? विवेक ने चौंकते हुए कहा। लेकिन वो तो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, फिर श्रुति को क्यों? उसकी आदत है कि वो पहले उन लोगों को निशाना बनाता है जो मेरी मदद करते हों या किसी तरह से मुझसे जुड़े हों। श्रुति एक तरह से मेरी मदद ही कर रही थी, रुद्र ने कहा। लेकिन अब हम श्रुति को कहां तलाशेंगे? विवेक ने परेशान होकर पूछा। मुझे पता है कि वो श्रुति को कहां ले गया होगा, तुम गाड़ी चलाओ, रास्ता मैं बताता हूं, रुद्र ने कहा। विवेक ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी सीधा अंशु के घर के सामने रुकी। रुद्र और विवेक गाड़ी से उतरे और सीधा दरवाजे की ओर बढ़े। ये दरवाजा तो लॉक है, विवेक ने दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहा। पीछे हट जाओ, रुद्र ने कहा। रुद्र ने दरवाजे पर एक लात मारी और दरवाजा टूटकर दूर जा गिरा। चलो आओ मेरे साथ,
रुद्र ने कहा। दोनों अंदर श्रुति को तलाशने लगे। मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन श्रुति का पता नहीं चल रहा। विवेक ने परेशान होकर कहा। मेरे साथ आओ, रुद्र ने कहा। रुद्र एक कमरे की दीवार के सामने आकर रुका, जहां पर एक बहुत बड़ा वार्डरोब था। रुद्र ने अपनी ताकत से उसे हटाया तो उसके पीछे बना दरवाजा सामने आ गया। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर एक बड़े हॉल जैसे कमरे में पहुंचे। श्रुति वहीं एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। विवेक, देखो वो रही श्रुति, जल्दी से उसे यहां से ले जाओ, रुद्र ने कहा। विवेक ने श्रुति को देखा तो वह बेहोश थी। उसने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली। श्रुति, होश में आओ। विवेक ने उसे झिंझोड़ा, लेकिन वह वैसे ही बेहोश रही। विवेक ने श्रुति को गोद में उठाया और वहां से ले जाने लगा। तभी हॉल के दरवाजे बंद हो गए। विवेक ने श्रुति को एक कोने में सहारा देकर बैठाया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? रुद्र की लाश तो लेकर जाना। पीछे से अंशु की आवाज आई। अंशु हॉल के पीछे से सामने आ गया। आते ही उसने रुद्र पर वार किया तो रुद्र थोड़ा दूर जाकर गिरा। विवेक ने उसे उठाने की कोशिश की तो रुद्र ने उसे रोक दिया। विवेक, तुम पीछे हटो, ये मेरी और अंशु की लड़ाई है। रुद्र उठा और अंशु के पास आ गया। तुमने क्या सोच रखा है कि मेरी शक्तियां खत्म हो गई हैं? मैंने अभी भी अपनी कुछ शक्तियां बचाकर रखी हैं, रुद्र ने कहा और अंशु के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। अंशु पीछे जा गिरा। अब तुम्हें मारने में मजा आएगा, अंशु ने कहा और अपने हाथों को हिलाने लगा तो उसके आसपास की कुर्सियां और मेजें हिलने लगीं। उसने इशारे से कुर्सियां और मेजें रुद्र की तरफ फेंकी, जो रुद्र के हाथों से टकराकर टूटकर गिर गईं। रुद्र एक पल में अंशु के पास पहुंचा और उसके दोनों हाथ पकड़कर जोर से मोड़ने लगा। अंशु दर्द से चिल्लाया। चीखो, यहीं चीखें, तुम्हें सुनना पसंद था ना, रुद्र ने कहा। तभी अंशु ने एक लोहे का रॉड रुद्र के सिर पर दे मारा। रुद्र का सिर थोड़ा घूम गया। इतने में अंशु ने अपने हाथ छुड़ाकर रुद्र की गर्दन पकड़ ली। बस अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अंशु ने कहा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन रुद्र ने पूरी ताकत से अंशु के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। अंशु की पकड़ ढीली हुई। रुद्र ने खुद को छुड़ाकर उसके चेहरे पर और मुक्के मारे। अंशु ने कुछ देर के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इतने में रुद्र हॉल के दरवाजे तक पहुंचा और पूरी ताकत से लात मारकर दरवाजा गिरा दिया। तुम श्रुति को लेकर यहां से जल्दी निकल जाओ, रुद्र ने विवेक से ऊंची आवाज में कहा। विवेक ने तुरंत श्रुति को उठाया और गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से निकल गया। विवेक की गाड़ी बहुत तेजी से जंगल के रास्ते से निकल रही थी कि तभी कोई भारी चीज गाड़ी के बोनट पर आ गिरी और गाड़ी अचानक रुक गई। विवेक गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि गाड़ी के दोनों टायर सड़क में धंस चुके थे। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और बोनट पर जाकर देखा तो रुद्र का निर्जीव शरीर उस पर पड़ा था। विवेक का दिल रुद्र को देखकर धक से रह गया। उसने रुद्र की नब्ज देखी तो वो शांत पड़ी थी। विवेक वहीं खड़ा हो गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। तभी बिजली कड़कने लगी और हल्की बारिश आ गई। रुद्र के शरीर से एक चमकदार साया निकलकर आसमान में गायब हो गया। श्रुति को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। श्रुति ने खुद को गाड़ी में देखा तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। उसने देखा कि विवेक आगे गाड़ी पर झुका हुआ था और ऐसे ही बारिश में भीग रहा था। विवेक, श्रुति आवाज देते हुए वहां आई तो उसने विवेक को रोते हुए देखा। तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। रुद्र! विवेक, रुद्र को क्या हुआ है? उसने घबराते हुए विवेक से पूछा। विवेक ने ऐसे ही रोते हुए गर्दन हिलाकर मना किया। श्रुति ने एक टक विवेक को देखा और फिर रुद्र की तरफ देखा और वहीं गाड़ी के नीचे बैठकर रोने लगी। बारिश तेज होने लगी थी। विवेक ने बारिश को देखा और फिर अपने आंसू पोंछने लगा। विवेक श्रुति के पास आया। हमें इस जंगल से निकलना होगा। अगर बारिश ज्यादा हो गई तो यहाँ पानी भरने लगेगा, विवेक ने श्रुति से कहा। श्रुति ने ऐसे ही रोते हुए चेहरे से विवेक को देखा और फिर उठने की कोशिश करने लगी। विवेक ने उसे सहारा देकर उठाया। हम रुद्र को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, रुद्र को यहाँ से ले जाना होगा, श्रुति ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। फिर विवेक और श्रुति ने किसी तरह रुद्र की लाश को पीछे वाली सीट पर लेटा दिया। चलो अब यहाँ से, विवेक ने श्रुति से कहा। श्रुति के गाड़ी में बैठते ही विवेक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों बिल्कुल चुपचाप उस जंगल से निकल रहे थे। रुद्र हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता, श्रुति ने धीरे से कहा। विवेक ने एक लंबी सांस लेकर श्रुति के सर पर हाथ फेरना शुरू किया। विवेक,
गाड़ी रोको, श्रुति ने अचानक कहा। गाड़ी? और वो भी इस जंगल में? इस जंगल में गाड़ी रोकना ठीक नहीं होगा, विवेक ने श्रुति को समझाते हुए कहा। बिल्कुल ठीक होगा, मुझे पता है कि इस समय हमारी मदद कौन कर सकता है, श्रुति ने कहा। विवेक ने गाड़ी रोक दी। श्रुति गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। हमारी मदद करो जोरावर सिंह, हमें तुम्हारी जरूरत है। श्रुति ने सब तरफ मुंह करके तेज तेज आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन सब ऐसे ही शांत रहा। निराश होकर श्रुति वहीं गाड़ी से लगकर खड़ी हो गई। विवेक भी उसके पास आ गया। देखो, बिल्कुल भी हिम्मत मत खोना, तुम एक बहादुर लड़की हो, विवेक ने धीमे से श्रुति को देखते हुए कहा। तो श्रुति विवेक के सीने से लगकर रोने लगी। तभी एक बार फिर से बिजली चमकी। श्रुति देखो, विवेक ने इशारा किया। श्रुति ने देखा तो वहीं हवेली सामने थोड़ी दूरी पर दिखाई पड़ रही थी। श्रुति, जल्दी से गाड़ी में बैठो, विवेक ने कहा और फिर गाड़ी के एक्सीलेटर पर पांव रख दिया। गाड़ी तेजी से उस हवेली की तरफ बढ़ने लगी थी। रुद्र एक बड़े से बिस्तर पर लेटा हुआ था। जोरावर सिंह रुद्र को बहुत गौर से देख रहा था। अब बस ये एक निर्जीव शरीर है, जोरावर सिंह ने निराश होकर कहा। लेकिन कोई तो तरीका होगा रुद्र को वापस लाने का, श्रुति ने जोर देकर कहा। कोई भी तरीका नहीं है। रुद्र ने कुछ शक्तियां बचाकर रखी थीं, लेकिन वो शक्तियां भी अंशु से लड़ने में खत्म हो गईं, जोरावर सिंह ने कहा। तुम्हारे पास भी तो शक्तियां हैं, तुमने मुझे भी ठीक किया था, तो रुद्र को भी तो तुम वापस ला सकते हो, श्रुति ने जोरावर सिंह से बहस करते हुए कहा। अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जोरावर सिंह ने कहा। श्रुति वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अगर रुद्र को जिंदा नहीं किया गया तो वो अंशु सब तबाह कर देगा, विवेक ने कहा। हाँ, मैं जानता हूं कि अंशु को सिर्फ रुद्र ही रोक सकता है, जोरावर सिंह ने कहा। तो कोई तो रास्ता होगा, रुद्र एक बार पहले भी मरकर जिंदा हुआ था, विवेक ने जोरावर सिंह की तरफ देखते हुए कहा। उस समय रुद्र को मैंने नहीं, उस शैतान ने जिंदा किया था, जोरावर सिंह ने कहा। जब एक बार शैतान रुद्र को जिंदा कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता होगा, श्रुति ये कहते हुए जोरावर सिंह के पास आ गई। जरूर कर सकता होगा, लेकिन उस शैतान को तलाश कर पाना और उससे इस तरह की मदद की उम्मीद भी करना बेकार है, जोरावर सिंह ने कहा। लेकिन हम कोशिश करके तो देख ही सकते हैं, विवेक ने कहा। तो जोरावर सिंह सोच में पड़ गया। जल्दी आओ मेरे साथ, समय बहुत कम है, जोरावर सिंह ने आगे चलते हुए कहा। उसके हाथ में एक मशाल थी। विवेक और श्रुति उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जोरावर सिंह एक सुरंग के सामने आकर रुक गया। यही वो जगह है जहां से शैतान के यहां जाने का रास्ता खुलता है, जोरावर सिंह ने कहा। फिर जोरावर सिंह उन दोनों के बिल्कुल करीब आ गया। मैं कभी भी वहां नहीं गया तो मुझे पता नहीं कि वहां क्या है। बस तुम दोनों को एक बात याद रखनी है कि कल शाम तक हर कीमत पर वापस आना है। ठीक है, अब तुम दोनों सुरंग की तरफ खड़े हो जाओ, जोरावर सिंह ने कहा। फिर जोरावर सिंह ने कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। श्रुति ने देखा कि जोरावर सिंह के शरीर से भी एक चमकदार साया निकल रहा था। धीरे धीरे जोरावर सिंह और वो जगह धुंधली पड़ने लगी और कुछ देर बाद ही वो दोनों एक बड़े से रेगिस्तान के बीच में खड़े थे। ये हम कहाँ आ गए हैं विवेक? श्रुति ने विवेक की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि हम उस दुनिया में आ गए हैं जहां शैतान रहता है। अब हमें समय खराब नहीं करना चाहिए, चलो आओ, विवेक ने श्रुति से कहा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहां तो सब जगह रेत ही रेत दिख रही है, श्रुति ने परेशान होकर कहा। वो देख रही हो, रेतीला पहाड़, सबसे पहले हम उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां से हमें दिख सकता है कि हमें जाना कहाँ है, विवेक ने कहा। दोनों उस रेतीले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। पानी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, श्रुति बीच में ही रुककर हाँफने लगी। विवेक की भी हालत बुरी थी। हम रुक नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना ही होगा, विवेक ने कहा। दोनों फिर से ऊपर चढ़ने लगे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी श्रुति के पैर उस रेत में अटक गए। विवेक, श्रुति ने विवेक को आवाज दी। विवेक ने देखा तो श्रुति के पैर रेत में फंसे हुए थे। श्रुति, बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, विवेक ने यह कहकर उसके पैर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी विवेक को झुनझुने बजने जैसी आवाज आने लगी। उसने देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। सामने ही एक रैटल स्नेक रेत पर फिसलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। श्रुति, पीछे मत देखना, विवेक ने धीरे से कहा। विवेक की समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर उसने हिम्मत करके अपनी शर्ट निकाली और शर्ट की दोनों बाजुएं पकड़कर उस सांप के ऊपर घेरा बनाकर उसे शर्ट में फंसा दिया और एक तरफ उछाल दिया। इसके बाद विवेक फिर से श्रुति के पास आया और उसके पैर निकलवाने की कोशिश करने लगा।
कुछ देर की कोशिश के बाद ही श्रुति बाहर निकल आई। श्रुति के निकलते ही उन दोनों ने फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और आखिरकार वे लोग ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए। वो देखो, सामने आगे जाने का रास्ता दिख रहा है, विवेक ने श्रुति को सहारा देते हुए कहा। तभी उन्हें पीछे कुछ आहट महसूस हुई। विवेक, श्रुति की आवाज हलक में ही अटक गई। विवेक ने पीछे देखा तो एक तूफानी चक्रवात उनकी ओर बढ़ा आ रहा था। जल्दी नीचे उतरो श्रुति, नहीं तो ये रेतीला तूफान हमें उड़ा ले जाएगा। दोनों जल्दी जल्दी उस रेतीले पहाड़ की दूसरी तरफ से उतरने लगे कि तभी तूफान ने उन दोनों को अपने अंदर समेट लिया। श्रुति, मेरा हाथ मत छोड़ना, विवेक ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तूफान बहुत तेज था और कुछ ही देर में विवेक के हाथ से श्रुति का हाथ छूट गया। श्रुति, विवेक ने चिल्लाना चाहा, लेकिन रेत उसके मुंह में भर चुकी थी। विवेक के कदम भी उखड़ने लगे और वो भी तूफान के साथ बह चला। विवेक की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक पानी के जहाज में पाया। श्रुति कहां हो सकती है, विवेक ने सोचा। तभी उसे एक कोड़ा पड़ा। आह! उसने दर्द से कराह कर पीछे देखा तो एक भीमकाय आदमी उसके सामने खड़ा था। काम रुकना नहीं चाहिए, उस भीमकाय आदमी ने कहा। थोड़ी ही देर में विवेक भी और मल्लाहों के साथ उस जहाज को खेने में लग गया। जल्दी करो सब, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है, वो भीमकाय आदमी दहाड़ा। विवेक को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी एक भयानक विस्फोट से उस जहाज के कुछ हिस्से के चिथड़े उड़ गए। हम पर हमला हुआ है, लुटेरों का जहाज हमारे नजदीक है, तोपें लगाओ, विवेक को बाहर से सुनाई पड़ रहा था। धमाकों की आवाज अब और भी ज्यादा हो गई थी। जहाज में पानी भरने लगा। विवेक ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके एक पांव में बेड़ियां पड़ी थीं जो उस जहाज के एक खंभे से बंधी थीं। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। विवेक ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपने पैर को नहीं छोड़ा पा रहा था। तभी एक विस्फोट और हुआ और विवेक झटके के साथ दूर जा पड़ा। उसकी बेड़ी टूट गई थी। वो ऊपर चढ़कर जहाज पर आ गया। सब तरफ तलवारें चल रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? विवेक ये सब देखकर घबरा गया और पीछे मुड़कर छिपने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी गर्दन पर किसी ने तलवार रख दी। विवेक ने पलटकर देखा तो वो श्रुति थी। थैंक्स गॉड, तुम आ गई श्रुति, विवेक ने कहा। अपनी तलवार उठाओ और लड़ो मुझसे, श्रुति ने कहा। विवेक ने चौंक कर देखा तो उसे श्रुति के चेहरे पर अपने लिए अजनबी जैसे भाव महसूस हुए। श्रुति, ये मैं हूं विवेक, विवेक ने बताने की कोशिश की तो वो तलवार लेकर विवेक पर झपटी। विवेक थोड़ा पीछे हट गया। श्रुति, तुम्हें हो क्या गया है? विवेक ने परेशान होकर कहा। क्या तुम डर रहे हो? श्रुति ने तलवार उसकी तरफ करते हुए कहा। श्रुति, होश में आओ, विवेक ने कहा तो श्रुति ने फिर से उस पर वार किया। विवेक ने अपना बचाव किया, लेकिन वो संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। श्रुति तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ने लगी। विवेक नीचे गिरा हुआ पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर एक जंजीर पर पड़ी और उसने तेजी से उस जंजीर से श्रुति के पैरों पर अड़ंगा डाल दिया। श्रुति मुंह के बल गिरी। उसके हाथ से तलवार छूट गई। विवेक ने भागकर आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। श्रुति, होश में आओ, ये मैं हूं विवेक, विवेक ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। अचानक से श्रुति को होश सा आया। विवेक, श्रुति के मुंह से निकला। तभी एक और भयानक विस्फोट हुआ और वो दोनों समुद्र में जा गिरे। वो दोनों ऊपर आने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों डूबने लगे। समुद्र का खारा पानी उनके शरीर में भरने लगा और कुछ ही देर में उनकी आंखें बंद हो गईं। अचानक दोनों की आंखें खुलीं। उन्होंने हांफते हुए अपने चारों तरफ देखा। वो दोनों एक ट्रेन में जा रहे थे। कुछ लोग उस ट्रेन में बैठे हुए उन्हें ही घूर रहे थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती जा रही थी। हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है विवेक? श्रुति ने घबराकर विवेक की ओर देखा। विवेक की खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। मुझे लगता है कि वो शैतान हमारे दिमाग से खेल रहा है, विवेक ने कुछ सोचते हुए कहा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो हम उसके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, विवेक ने कहा। तभी उस ट्रेन से धुआं उठने लगा। आग लग गई है। सब लोगों में अफरा तफरी मच गई। विवेक, ट्रेन में आग लग गई है, हमें यहां से निकलना चाहिए, श्रुति ने घबराते हुए विवेक से कहा। नहीं, हम यहीं रहेंगे, विवेक ने कहा। ट्रेन की आग उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। विवेक, प्लीज चलो यहां से, श्रुति ने विवेक का हाथ पकड़कर कहा। मैं तुमसे कह रहा हूं श्रुति कि वो शैतान हमारे दिमाग से खेल रहा है, विवेक ने उसे समझाते हुए कहा। आग उनके करीब आती जा रही थी। मैं तुमसे नहीं डरता, ना ही तुम्हारी इस माया जाल से, विवेक ने चिल्लाकर कहा। थोड़ी ही देर में आग ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। विवेक उठकर श्रुति के सामने आ गया था।
कुछ देर बाद विवेक ने देखा तो वे दोनों एक टूटे से मकान के सामने खड़े थे। तभी एक आदमी उस मकान से निकला। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, विवेक ने उससे कहा। कीमत दे सकोगे? उस आदमी ने पूछा। हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूं, विवेक ने कहा। एक आदमी की जिंदगी की बस इतनी सी कीमत? उस आदमी ने कहा। मैं भी कीमत देने को तैयार हूं। श्रुति भी वहां आ गई। श्रुति, तुम पीछे हट जाओ, विवेक ने कहा। क्यों? जब तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और वैसे भी ये मिशन हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था, श्रुति ने कहा। हम दोनों ही कीमत देने के लिए तैयार हैं, श्रुति ने उस आदमी से कहा। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उन दोनों के सर पर हाथ रखा तो विवेक और श्रुति दर्द से चिल्ला पड़े। थोड़ी देर बाद उन दोनों के अंदर से एक एक चमकदार साया निकलकर उस आदमी के अंदर समा गया। अब जाओ, उस आदमी ने कहा। विवेक और श्रुति की जब आंखें खुली तो वे दोनों उसी हवेली के सामने खड़े थे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, ये कहकर विवेक श्रुति के साथ उस हवेली में चला गया। रुद्र की लाश वहीं बिस्तर पर पड़ी थी। काम बना? जोरावर सिंह ने उन दोनों को देखते हुए पूछा। हाँ, विवेक ने कहा। ठीक है, तो सब आ जाओ, जोरावर सिंह ने कहा। जब मैं कहूं तो हम सब एक साथ रुद्र के सीने पर हाथ रखेंगे, जोरावर सिंह ने कहा। ठीक है, तो 1, 2 और 3, जोरावर सिंह के 3 कहते ही उन सब ने रुद्र के सीने पर हाथ रखा और रुद्र ने एक झटका सा लिया। धीरे धीरे उसे होश आता जा रहा था और एक ही झटके में रुद्र उठ खड़ा हुआ। उधर जोरावर सिंह धम्म से नीचे बैठ गया। मेरे मुक्त होने का अब वक्त आ गया है। इसी पल के लिए मैं अब तक इस दुनिया में भटक रहा था, जोरावर सिंह ने कहा और धीरे धीरे उसका शरीर वहां से गायब हो गया। तभी बाहर एक जोरदार आवाज आई। सब नीचे गए तो देखा अंशु नीचे खड़ा था। तुम दोनों पीछे ही रहना, रुद्र ने उन दोनों से कहा। रुद्र को देखकर अंशु मुस्कुराने लगा। तो तुम अभी भी जिंदा हो, अंशु ने कहा। और तुम दोनों, मेरे कहने के बाद भी तुम दोनों नहीं माने। अब इसके साथ साथ तुम लोग भी मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये कहकर अंशु ने अपने हाथ घुमाने शुरू कर दिए। लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। तुम्हारी शक्तियां अब कुछ काम नहीं करेंगी, रुद्र ने कहा। अंशु ये देखकर वहां से भागने लगा। बस बहुत हो गया, रुद्र ने कहा और अंशु को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। अंशु नीचे गिरा और उसके अंदर से एक चमकदार साया निकलकर हवा में गायब हो गया। तुमने अपनी सारी शक्तियां लोगों को खत्म करने और तंग करने में खत्म कर दी हैं। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, रुद्र ने कहा और उसकी गर्दन दबाने लगा। कुछ देर अंशु तड़पा और फिर शांत हो गया। तुम्हारी कहानी खत्म हुई, रुद्र ने कहा और उठकर जाने लगा कि तभी अंशु ने उस पर वार कर दिया। आओ, इस कहानी को साथ में खत्म करें, अंशु ने कहा और दोनों एक दूसरे से टकराते हुए हवेली से बाहर आ गए। रुद्र ने अंशु को एक पेड़ पर दे मारा। अंशु उठा ही था कि उसके अंदर से एक और साया निकलकर हवा में समा गया। रुद्र ने फिर देर नहीं लगाई और उसने अंशु की गर्दन पकड़कर एक झटका दिया। तड़ाक की आवाज के साथ ही अंशु की गर्दन टूटकर एक तरफ झूल गई। धीरे धीरे उसमें से चमकदार साए निकलते रहे और थोड़ी ही देर में अंशु का शरीर भी हवा में गायब हो गया। अंशु अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, रुद्र ने कहा। विवेक और श्रुति भी वहां आ गए। तभी रुद्र को एक झटका सा लगा और वो वहीं गिर गया। रुद्र के अंदर से एक चमकदार साया निकलकर हवा में समा गया। ये देखकर विवेक और श्रुति दोनों रुद्र के पास आ गए। श्रुति, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे तुम्हें देखकर मेरी बहन की याद आ गई थी। तुम बिल्कुल मेरी बहन की तरह हो, रुद्र ने कहा तो श्रुति फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे रुद्र के अंदर से चमकदार साए निकलते जा रहे थे। विवेक, मैं जानता हूं कि तुम श्रुति से बहुत प्यार करते हो, इसका हमेशा ख्याल रखना। ये कहते ही रुद्र का शरीर भी हवा में कहीं खो गया। रुद्र, श्रुति चिल्लाती हुई विवेक के सीने से लग गई। उसका वक्त खत्म हो गया था तो उसे जाना ही पड़ता, विवेक ने कहा। श्रुति और विवेक ने देखा तो वही आदमी वहां बैठा था। तुम झूठे और मक्कार हो, तुमने हम दोनों से हमारा कुछ हिस्सा भी ले लिया और रुद्र को भी बस कुछ वक्त के लिए ही जिंदा रखा। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? श्रुति चिल्लाते हुए उससे कहने लगी। क्योंकि मैं शैतान हूं और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। तुम सबने जितनी कीमत दी थी उतना तुम्हें मिल गया। ये कहकर वो आदमी वहां से गायब हो गया। विवेक और श्रुति बस देखते ही रह गए। तुम्हारी कवर स्टोरी वाकई बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि इसे तुम ही प्राइम टाइम पर बताओगी, टीम हेड ने कहा। सर,
क्या आप सच कह रहे हैं? श्रुति ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। इस रिपोर्ट में जो सच्चाई है वो तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, टीम हेड ने कहा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जैसे ही प्राइम टाइम पर यह खबर आई तो सबके मुंह पर बस यही था कि जिस इंसान को शैतान समझा गया था वो एक इंसान था, एक अच्छा इंसान। श्रुति विवेक के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। रुद्र को न्याय मिल गया है, वो एक अच्छा इंसान था। मैंने रिपोर्टिंग छोड़ दी है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई भी काम कर पाऊंगी, श्रुति ने धीरे से कहा। मुझे भी यही लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ है जो मुझे अभी पूरा करना है, विवेक ने कहा। दोनों अपने हाथ देखने लगे जिनमें से आग सी निकलती हुई दिखाई पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी जिंदगी का क्या मकसद है।